बुजुर्ग नेता कोई आपकी जगह होता तो कहता भाई हम जीत रहे 30,000 से। आपने कहा भाई हमारा काम मेहनत करना है, जो परिणाम है वो जनता के हाथ में है। आपसे बात करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप किसान जो विंग है उसके किसान मोर्चे के, जो बीजेपी के अंदर मोर्चा कहा जाता है, किसान मोर्चे के आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं। किसान आंदोलन चला हुआ है, किसान सड़कों पर हैं, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है इस किसान आंदोलन को ख़त्म करवाने की। इस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं? क्या आप निभा चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं या बाकी है? कि किसान ऐसा है कि अगर मैं कहूँ कि वहाँ बैठे हैं वो लोग किसान नहीं है तो भी गलत है। देखिए, किसान हर पार्टी के अंदर है, किसान हर बिरादरी के अंदर है, किसान सबसे बड़ी कौम इस देश की है। मुझे आप किसान मानिए और मेरी शंका है, आप प्रदेश अध्यक्ष उसका समाधान करिए। शंका ये है कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करी और सबसे पहले बंगाल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुई। उन्होंने क्या किया कि जिन फसलों से उनको फ़ायदा मिलना था, कच्चा माल जो रॉ मटेरियल उनके लिए तैयार होना था, वो तो उन्होंने उगवा ली। उन्होंने तंबाकू उगवा लिया, उन्होंने चरस उगवा ली, उन्होंने कपास उगवा ली, उन्होंने जूट उगवा ली, उन्होंने गेहूँ नहीं उगवाया, उन्होंने चावल नहीं उगवाया। इसकी वजह से देश के अंदर अकाल आ गया। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य, आप देख रहे हैं रेबेल रिपोर्टर। मेरे साथ हैं सुबोध दहिया, द लोकल न्यूज़ के पत्रकार हैं, और मेरे साथ हैं पूर्व विधायक बाढड़ा से सुखमिंदर मांडी जी, किसान सेल के बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। किसान सेल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए बात करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। किसान आंदोलन चला हुआ है, और दूसरी बात, ऐलनाबाद के अंदर चुनाव के अंदर ड्यूटी है, और ऐलनाबाद चुनाव के अंदर बीजेपी के पक्ष में क्या रहेगा माहौल, बीजेपी जीत पाएगी क्या, चुनौती है, और इस चुनौती को बीजेपी कैसे देख रही है, कैसे पार पाएगी, वही चर्चा करेंगे सुखमिंदर जी से। सबसे पहले विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार राहुल जी। विधायक जी, आपकी ड्यूटी लगी है, पूरे हरियाणा से बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर लगाया हुआ है। किस नज़रिए से देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हैं, मंत्री हैं, या मुझ जैसा जो साधारण कार्यकर्ता है, हम सबको भाजपा का चुनाव प्रचारक के तौर पे यहाँ इलाहाबाद में है। और ये एक लोकतंत्र का उत्सव है। इसमें सिर्फ भाजपा को मत देखिए, इसमें कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, इसमें लोकदल चुनाव में है। तो कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक तौर पे इच्छा रखता है, वो हर व्यक्ति किसी न किसी दल के माध्यम से, या वैसे भी एक चुनाव का कि हम पता करके आते हैं क्या इलाहाबाद में चल रहा है, तो पूरे हरियाणा की नज़र यहाँ है, और सब अपनी अपनी मेहनत करेंगे और नतीजा जनता ने देना है। देखिए, आप यूथ हैं, और यूथ जितने राजनीति के अंदर हैं वो बनावटी बातें कम करते हैं। जैसे नेता 50 पार 45 पार हो जाता है, वो रटी रटाई बातें शुरू कर देता है। मुझे उम्मीद है कि आप यूथ हैं, आप रटी रटाई बातें नहीं करेंगे। क्या लगता है बीजेपी के लिए यहाँ दूसरे नंबर की लड़ाई है, तीसरे की या पहले की है? देखिए, बीजेपी के लिए अवसर है। सीट ये पैतृक सीट एक तरह से आप इन्हें लोग इसको मान सकते हैं। अभय सिंह चौटाला जी यहाँ लगातार विधायक बनते आए हैं, उनकी इस्तीफे के बाद ये सीट हमारी रिक्त हुई थी। और भाजपा का पिछली बार भी चुनाव लड़ा तो भी हम दूसरे नंबर पे थे, उसमें चुनाव हारे हैं, हम उससे पहले भी हारे हैं, और लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहाँ हारी है। तो हमारे लिए एक अवसर है, ये उपचुनाव है, और उपचुनाव के अंदर जनता हर प्रकार से तोलने और बोलने का काम करेगी। हमने पिछले 7 साल में क्या काम किया है, हम उसको लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं, और जनता भी ये देखेगी कि 3 साल सरकार को अभी और है, तो इसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सकते हैं। इलाहाबाद एक ऐसा क्षेत्र है जो राजस्थान की सीमाओं से लगा हुआ है, और विकास के मामले में ये लगातार पिछड़ता चला गया। इसमें पानी ना पहुंचने की भी समस्या है, सेम की भी कई जगह समस्याएं हैं, कई जगह गाँवों के अंदर कीचड़ की, गलियों की, पीने के पानी की, बिजली के खंभों की ढाणियों तक बहुत तरह की समस्याएं यहाँ इस क्षेत्र में इसीलिए हैं कि यहाँ सरकार के अंदर हिस्सेदारी क्षेत्र की नहीं रही। तो अब जनता को देखना है, उनको फैसला लेना है। हम अपनी बात रखते हैं, बाकी और लोग अपनी रखते हैं। फैसला क्या आएगा वो दिवाली से पहले सबका नतीजा आना है, और हम तो ये उम्मीद करेंगे, जिस प्रकार की हम मेहनत कर रहे हैं, कि हम अपनी रीति नीति को लेकर नीचे तक जाएं और सकारात्मक परिणाम उसके आए। देखिए, यही फ़र्क होता है। जैसे मैंने यूथ की बात करी,
अगर बुजुर्ग नेता कोई आपकी जगह होता तो कहता भाई हम जीत रहे 30,000 से। आपने कहा भाई हमारा काम मेहनत करना है, जो परिणाम है वो जनता के हाथ में है। आपसे बात करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप किसान जो विंग है उसके किसान मोर्चे के, जो बीजेपी के अंदर मोर्चा कहा जाता है, किसान मोर्चे के आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं। किसान आंदोलन चला हुआ है, किसान सड़कों पर हैं, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है इस किसान आंदोलन को ख़त्म करवाने की। इस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं? क्या आप निभा चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं या बाकी है? देखिए, राकेश टिकैत जी का एक सीधा सा स्टेटमेंट था कि ये आंदोलन 2024 तक चलेगा। तो उनका सीधा और साफ सुथरा सा एक एजेंडा है कि वो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसको अस्थिर करना चाहते हैं। तो जब एक एजेंडा लेके कोई व्यक्ति चलता है या कोई संगठन चलता है तो आप उसमें चाहे कितने ही प्रयास कीजिए वो उस एजेंडे से अपने आप को पीछे नहीं हटाते। लेकिन घटनाएं जिस प्रकार की घटित पिछले 10-11 महीनों में हुई हैं, संवेदनाएं हमारी भी हैं। जो लोग इस 10-11 महीने में इस आंदोलन के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं या जो लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, परंतु घटनाएं जिस प्रकार की घटित हुई है उससे जो आंदोलन की तीव्रता थी वो पहले के मुकाबले आज कहीं ना कहीं कम होती गई है। और ये कई मुद्दे इस प्रकार के हैं जो भावनात्मक हो जाते हैं। उसमें एक किसान भी है। आप भी किसान? हाँ, क्योंकि किसान ऐसा है कि अगर मैं कहूँ कि वहाँ बैठे हैं वो लोग किसान नहीं है तो भी गलत है, और मैं ये कहूँ कि जो लोकसभा में है वो किसान नहीं है ये भी गलत है। देखिए, किसान हर पार्टी के अंदर है, किसान हर बिरादरी के अंदर है, किसान सबसे बड़ी कौम इस देश की है। तो किसान का नाम जहाँ कहीं लेके आप करते हैं, चाहे वो चुनाव के दौरान अगर चुनाव लड़ने के लिए नाम लेते हैं कि हम किसानों के लिए ये कर देंगे ये कर देंगे और बहुत सारी योजनाएं उनको बताते हैं, लेकिन कई बार नतीजे उस प्रकार से 5 साल के बाद देखने को मिलते हैं कि नहीं हुए। क्योंकि अगर आप शुरुआत से देखते आएंगे तो किसान के नाम पे वोट मांगे जाते हैं और उसके बाद किसान के हित के लिए अगर कोई बात करनी होती है उसमें किसान को उतना लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन अब ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन 3 बिल जो लेके आई सरकार, अब वो अच्छे हैं बुरे हैं ये तो जब पता लगेगा जब आप इस्तेमाल करेंगे। आपने जब इस्तेमाल ही नहीं किया, आप कोई पिक्चर रिलीज हो गई, आप उसको देखने चाहे वो यूट्यूब पे देखें चाहे हॉल में देखने चाहें, जब तक आप उसको देखेंगे नहीं तो उसको कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं आप कि भाई इस पिक्चर में अच्छा ये था या ये बुरा था इसमें। तो उसी प्रकार से जब ये कानून लागू नहीं हुए तो आप इसको बेहतर बताएं तो भी गलत है, इसको कमज़ोर बताएं वो भी गलत है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये कानून अगर केंद्र सरकार लेके आई है और कोई भी सरकार जब कोई कानून लेके आती है वो बेहतरी के लिए लेके आती है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार ने अपने समय में अगर कोई बदलाव किया है वो भी जनता की बेहतरी के लिए किया होगा, लेकिन समस्या कहाँ आती है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो इस कानून को इम्प्लीमेंट होने दें, 2024 का समय आएगा, 2024 के अंदर अगर ये कानून गलत हैं, किसान को नुकसान करते हैं तो हमें घर बिठा देना, दूसरे को लेके आ जाना, वो बदल देंगे, दूसरे को लेके आ जाना, वो बदल देंगे। लेकिन अगर ये लाभ देते हैं तो इस कानून को आगे बढ़ाना चाहिए देश के किसान ने और संगठनों ने। जी, आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूँ, आपके पास वक्त नहीं कम है, ड्यूटी आपकी चुनाव में लगी और जीतना आपको यहाँ से है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि देखिए, मैं एक किसान होने के नाते, या मुझे आप किसान मानिए और मेरी शंका है, आप प्रदेश अध्यक्ष उसका समाधान करिए। शंका ये है कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करी और सबसे पहले बंगाल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुई। उन्होंने क्या किया कि जिन फसलों से उनको फ़ायदा मिलना था, कच्चा माल जो रॉ मटेरियल उनके लिए तैयार होना था, वो तो उन्होंने उगवा ली। उन्होंने तम्बाकू उगवा लिया, उन्होंने चरस उगवा ली, उन्होंने कपास उगवा ली, उन्होंने जूट उगवा ली, उन्होंने गेहूँ नहीं उगवाया, उन्होंने चावल नहीं उगवाया। इसकी वजह से देश के अंदर अकाल आ गया। कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो आप लेकर आए हैं, आपकी सरकार लेकर आई है, कहीं यहाँ पर गांव के अंदर तम्बाकू ना उगे, बड़ी बड़ी कंपनियां सरकार से लाइसेंस लेंगी, चरस उगेगी, तम्बाकू उगेगा, यहाँ पर जो कच्चे माल के लिए कंपनियों को चाहिए वो सब उगेगा, और जो युवा हैं, किसानों के जो बच्चे हैं, वो कहीं उनके खेत के अंदर चरस उगेगी तो वो नशे की तरफ ना चले जाए और दूसरा खाने की किल्लत ना पैदा हो जाए। ये मेरी शंका है, आप इसका समाधान करिए।
आपने अंग्रेज़ों के ज़माने का जिक्र किया जी। आपने चरस का जिक्र कर दिया, तम्बाकू का जिक्र कर दिया। आप इन नशे की चीज़ों का जिक्र करने की बजाय अगर ये बात करती कि अंग्रेज़ों के समय में हम चाय का यहाँ उत्पादन करने लगे और चाय की पैदावार करके आज देश, हमारा जो देश है वो लीडिंग है। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे चाय के, चाइना के बाद शायद चाय, हाँ, लीडिंग कंट्रीज़ में आता है हमारा। आप ये देखिए अंग्रेज़ों के समय में हम यहाँ मसाले के सबसे बड़े यहाँ उपज हमारी होती थी और उस मसाले को बाहर विदेश के अंदर भी हम सप्लाई करते थे उस वक्त भी। अंग्रेज़ों के समय की बात बता रहा हूँ मैं। समस्या कहाँ आई कि अंग्रेज़ों का जो लास्ट का टेन्योर था उस दौरान उन लोगों ने हमारे यहाँ की जो कृषि थी इसके ऊपर ध्यान ना देकर उन्होंने इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम किया। उसके बाद नेहरू जी की सरकार, हमारी जो देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी की सरकार आ गई। नेहरू जी की पंचवर्षीय पहली योजना, उसके बाद फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर, क्योंकि पहली में उन्होंने किसान के लिए अनेकों योजनाएं शुरू करने की बात की, लेकिन दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उस पंचवर्षीय योजना के अंदर उनको वो सारी चीज़ें बैक करनी पड़ी और उन्होंने ये देखा कि भाई हम इस देश के जितने लोग हैं उनके लिए खाना हमें बाहर से लेना पड़ता है, तो हम पैसे अपने इतने करें कि यहाँ इंडस्ट्री लगाएं और इंडस्ट्री के माध्यम से हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना बंद किया। फिर हरित क्रांति की जो बात आई, हरित क्रांति के बाद आपके चलो चावल के किसान को इतना लाभ नहीं हुआ, लेकिन गेहूं जो हमारा है उसकी ब्रीड बदली है। उसके बाद में गेहूं की आज अगर पैदा देखें तो पहले के मुकाबले कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन हरित क्रांति के समय में भी समस्याएँ कई थी। उसमें आपने हर खेत को पानी कैसे देंगे या समान जल की बात नहीं थी। उसके अंदर जो पहले अपने देसी हिसाब से अगर बात करें राहुल जी, तो पहले हम अपना बीज खुद घर पे तैयार करते थे तो बीज का खर्चा नहीं लगता था। लेकिन जब से हरित क्रांति आई तो हाइब्रिड बीज आ गए तो मार्केट से लेना पड़ता है, वो खर्चा बढ़ गया। फिर आपने जो खेती करनी थी उसके लिए नई तकनीक की आवश्यकता थी। उसमें आपने कुछ ऐसे संसाधन और चाहिए थे जैसे ट्रैक्टर वगैरह, इन चीज़ों की आवश्यकता थी जो छोटा जमींदार नहीं ले सकता था, बड़ा ले सकता था। इस कारण से छोटे जो जमींदार थे वो और कमज़ोर होते चले गए, बड़े जमींदार और बड़े स्तर के ऊपर अपने आप को लेके जाते रहे। तो ये सारी चीज़ें होती आई। उसके बाद में फिर जो 2000 के अंदर शंकरलाल गुरु की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन हुआ, उस कमेटी के द्वारा भी किसानों के लिए जो लाभप्रद योजनाएं थी उनकी एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय रखने का काम किया। उसके बाद में फिर लगा आपका जो ये कमेटी थी आपकी स्वामीनाथन जी की कमेटी थी, उसने कुछ सिफारिशें की। उसके साथ साथ जो आपके बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे, घासीराम जी नैन थे, या आपके गुरनाम चढ़ूनी जी थे, या राजेवाल जी, ये जितने भी लोग हैं जो इन किसान संगठनों से जुड़े हैं, इन सब ने भी अपनी अपनी बातें समय अनुसार कांग्रेस के समय में भी, यहाँ भाजपा की सरकार के समय में भी रखने का काम किया। और उसके बाद ये सारा यहाँ एक बदलाव होके आया। तो आप एक इंस्टांस को कहीं से भी निकाल के कि वहाँ ये किया तो अच्छा हुआ, वहाँ ये किया तो बुरा हुआ। अब कई पिक्चर ऐसी होती हैं जो हरियाणा में तो चल जाती है और पंजाब में पिट जाती हैं। तो अलग अलग वहाँ का वातावरण क्या है, वहाँ किस प्रकार की समस्या रही, क्या, उन सबको स्टडी करके हमने बात करनी चाहिए। आज ये बात कर देते बोले इंग्लैंड में ऐसे हो गया था, यूएस में ऐसे हो गया था। अरे भैया, वहाँ का तो इलेक्टोरल सिस्टम अलग है, वहाँ की चीज़ें अलग है, वहाँ का वातावरण अलग है। उनके साथ compete आप करने के लिए आप रोडों पे बैठ के थोड़ी विचार करेंगे। आपको इसके लिए अगर वास्तविक तौर पे समस्या का समाधान करना है तो उसके लिए आपको सरकार से बात करनी पड़ेगी, चाहे तो आज कर लो, चाहे कल कर लो, चाहे 2024 में कर लो, कभी भी कर लो, सरकार से बात करनी पड़ेगी। आप रोड पे बैठ के कानून नहीं बना सकते। विधायक जी, आप प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ऐलनाबाद के अंदर चुनाव है, आप चुनाव में आए हुए हैं। ऐलनाबाद के जो किसान सड़कों पर हैं, जो काले झंडे लेकर बीजेपी के प्रत्याशी और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ खड़े हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको अभी आपके पिछले सवाल में बता दिया, रोडों पे कानून नहीं बनते। और एक अगर साफ़ सुथरी सी बात मैं आपको कहूँ तो भैया, जिनको ये कानून समझ में आने थे उनको समझ में आ गए, जिन्होंने नहीं समझने थे वो चाहे हम कितने गीत गा लें तो नहीं समझना उनने। अब तो यही है कि हम इस चुनाव के अंदर बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से लोगों के बीच में हमने जो किया, हाथ जोड़ के वो चीज़ें बताएं, उनकी समस्याएं हैं
वो हम सुने, उनको समाधान किस प्रकार से हो उस स्तर तक हम चीज़ों को लेके जाएं। और मैं तो एक चीज़ और भी कहता हूँ कि 3 साल आपकी सरकार को है, यहाँ नतीजा क्या रहता है वो यहाँ की जनता को पता है, लेकिन 3 साल सरकार को है। हम इस प्रकार से आज इन लोगों की समस्याओं को समझने का काम करें, इलाहाबाद के लोगों की, कि 3 साल के बाद जब 2024 में चुनाव होगा विधानसभा का, उस चुनाव के अंदर हम आज इनकी समस्याओं समझ के 3 साल की इस टेन्योर में हम वो समस्याओं से मुक्ति इनको करें, ताकि 2024 में हमें गलियों में घूमने की आवश्यकता ही ना पड़े। लोग ये कहते हैं भाई हमें तो भाजपा को देना है इस बार। तो ये इस प्रकार की कोशिशें हैं। तो मेरा तो निवेदन हमारे लोगों से भी है कि हम उन लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ाव करके और वास्तविक तौर से इस इलाहाबाद को हमने कैसे आगे बढ़ाना है, विकास के मामले में कैसे आगे बढ़ाना है, छोटी छोटी रोज़ की जो ज़रूरतें हैं वो लोगों की कम हों या वो समस्याएं दूर हों उनकी, इसके ऊपर हमने विचार करना चाहिए। और दूसरे जो लोग हैं जो विरोध करते हैं उनको भी मेरा एक ही ये कहना है कि यार जिसको वोट डालनी वो डालने दो, जिसको नहीं डालनी मत डालने दो। इतना ड्रामा इसके ऊपर हो चुका है 10-11 महीने के दौरान कि लोगों को ये पता है कि हमने भाजपा वोट देनी है या नहीं देनी, लोगों को पता है सब कुछ। लेकिन ये लोग जितना ये हंगामा करेंगे, जितना ये रोड़ा रब्दा करेंगे, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करेंगे। ये जनतंत्र है, जनता का राज है, और आप किसी को रोक नहीं सकते अपनी बात कहने से। आप अपनी बात कहिए लेकिन आप दूसरे को रोक नहीं सकते। तो आप संविधान को अगर मानने वाले लोग हैं तो संविधान के अनुसार हमें इस चुनाव के अंदर इस शोर शराबे रोड़े रब्ते की जगह है, हमने लोगों के बीच में सबने जाना चाहिए। वो अपनी बात लेके लोगों में जाएं, हम अपनी बात लेके जाएं। आपसी टकराव किसी भी प्रकार से सही नहीं ठहराया जा सकता। और ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि वो जितने भी साथी हैं वो ज़्यादा हैं कम है इस विषय पे नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन मेरा उनसे ये निवेदन है कि इसकी लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाएं और लोगों के बीच में वो अपनी बात लेके जाएं अगर वो हमारे विरोध में है तो, और हम अपनी बात लेके जाएं। हमने काम क्या किया है, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, मनोहर लाल जी ने क्या किया, वो सब हम लेके जाएं। और फैसला 30 तारीख को जो वोटिंग है उसमें जनता को करने दें, ठीक है ना। ये मेरा निवेदन है उनसे। एक लाइन का सवाल, एक लाइन का आप जवाब दे सकते हैं। अब है चौटाला के बारे में क्या कहेंगे? इस्तीफा उन्होंने दिया, फिर चुनाव लड़ रही है। देखिए बहुत सारी इस पे बात हो चुकी, बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू इस पे दे दिया, और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि लठतंत्र का समय नहीं, इस लोकतंत्र के अंदर आप लठतंत्र से अपने आप को पूरी तरह मुक्त करने का ये एक मौका है और बड़ा बेहतरीन मौका है। हाँ बिल्कुल बेहतरीन मौका है। और हमेशा से जिस प्रकार का एक इस हरियाणा प्रदेश में जो एक माहौल इन लोगों ने बनाने का काम किया, उसका सिला इन लोगों को मिलता गया कि एक सीट के ऊपर आगे थे। और अब ये परमात्मा की कृपा होगी कि इन्होंने पता नहीं क्या परमात्मा ने कुछ ना कुछ चीज़ के अंदर उस टाइम डाला होगा, या सरस्वती जी इनकी ज़बान पे बैठी होगी, इन्होंने इस्तीफे ही कह दी, वो इनका मंजूर हो गया। अब इनकी इच्छाओं के अनुसार इनको प्रवास पे भेज देना चाहिए, यहाँ की आवश्यकता नहीं है। ये जनता को मैं शुभकामनाएं देता हूँ उनके भविष्य की कि इस मौके को चूके ना वो। तो चलिए, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहुल। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर, किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए नेता के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।